हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल प्रीवियस ईयर पेपर। और जैसे कि आज आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि आज मैं आपके साथ में फिर से एक बार और जनरल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ उनका डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, आपको पता है कि एमपी पटवारी का जो पेपर है अभी चल रहा है और एमपी पटवारी के पेपर में जनरल मैनेजमेंट के जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं वही टॉपिक के क्वेश्चन का आपके साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ। बिकॉज प्रीवियस ईयर में भी यही टॉपिक से जो है क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया है 2021 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का मैंने रेफरेंस लिया है और वो सारे ही जो क्वेश्चंस है मैंने उन सभी को निकाल के लेके आई हूँ और आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमने प्रीवियस भी मैंने काफी सारे जनरल मैनेजमेंट का जो कंटेंट है वो बनाया हुआ है, तो अगर अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो श्योर जाके उन वीडियोस को देखिएगा। मैं उनका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ में एमपी पटवारी का जो पेपर चल रहा है उसमें क्वांट के क्वेश्चन, एलआर के क्वेश्चन, कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप का उसका डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, वो सारा डिस्कशन भी हमारे चैनल पे चल रहा है। क्वेश्चंस को हम आपके साथ में वो सारा डिस्कस कर रहे हैं, तो उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हो स्क्रीन पे, वो लिखा हुआ है कोलैबोरेटिंग इज द प्रेफर्ड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग ओरिएंटेशन, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है सहयोग करना अधिमान्य संघर्ष से निपटने का उन्मुखीकरण। फिर ब्रैकेट में फिर से इसका ही एक इंग्लिश वर्जन भी आपके लिए लिखा है, प्रेफर्ड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग ओरिएंटेशन है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि किसी भी दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो ये जो कोलैबोरेशन होता है, मतलब जो कोलैबोरेशन करवाया जाता है वो क्यों करवाया जाता है, लाइक दो पार्टीज के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है वही सबसे ज्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है कि इनके बीच में एक होना चाहिए समझौता। एक जो वर्ड अगर मैं बोलूँ, एक समझौता, सहमति, एक जो शब्द होता है वो करवाना क्यों जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ये है, टू गेन कंसाइज एंड कमिटमेंट, यानी कि आम सहमति और वचनबद्धता प्राप्त करने के लिए। यानी कि देखो, हमेशा जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो कोलैबोरेशन करवाना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि दोनों पार्टीज का क्या होना चाहिए, दोनों ही पार्टी का फेवर में हमारा जो भी डिसीजन होता है वो दोनों ही पार्टीज के फेवर में होना चाहिए। ऐसा कोई भी पार्टी को ये नहीं फील होना चाहिए कि हमारे साथ में गलत हुआ है। ठीक है, तो हमेशा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इस तरीके का लिया जाता है कि दोनों ही पार्टीज के लिए वो कैसा सिचुएशन हो कि हाँ, उनके साथ में जस्टिस हुआ है और किसी भी प्रकार का कुछ भी उनके साथ में अन्याय नहीं किया गया है। तो कंसेंस और कमिटमेंट लेने के लिए, मतलब कि सहमति लेने के लिए और कमिटमेंट लेने के लिए, वचनबद्धता लेने के लिए जो कोलैबोरेशन वाला जो एक तरीका होता है उसी को सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को या लड़ाई को निपटाने के लिए। ठीक है, चलो देख सकते हो, आफ्टर विच स्टेज ऑफ अ ग्रुप्स डेवलपमेंट हैज द ग्रुप फॉर्म्ड अ कॉमन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर्स बिहेवियर, यानी कि एक समूह विकास के किस चरण के पश्चात समूह सदस्यों के व्यवहारों की अपेक्षाओं का एक सामान्य सेट विकसित कर लेता है। अब इसको अगर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मान के चलिए, जब आप किसी टीम में जाते हैं, जब कोई टीम बन रही होती है, तो वो टीम बनने के प्रोसेस होता है, तो वहां पे वो ऐसा कौन सा स्टेज होता है, वो कोई कौन सा स्टेप होता है जहां पे आपका जो ग्रुप का जो डेवलपमेंट होता है और एक ऐसा एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है, एक ऐसा क्या कहना चाहिए कि अब जो टीम मेंबर्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, घुलने मिलने लगते हैं और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वहां पे वो साथ मिलके काम करने लगता है। वो कौन सा वाला जो एक स्टेप होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक नॉर्मिंग स्टेप हो जाता है, जहां पे ये वो वाला स्टेप होता है जहां पे कि अब जो टीम मेंबर्स हैं वो साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और वो ना कि खुद के लिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो उसके लिए काम कर रहे होते हैं। एक स्टेज यहाँ पे फॉर्मिंग स्टेज होता है। फॉर्मिंग स्टेज का मतलब क्या होता है, जब आपकी टीम बन रही होती है। ठीक है, टीम बनने के बाद में फिर क्या होता है कि टीम तो बन गई, लेकिन उसके बाद में जो उसके मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या, मतलब वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि एक पॉइंट आता है शुरू, जब टीम शुरू होती है ना, तब वहां पे टीम के मेंबर्स को लगता है कि लाइक हम ही सुपीरियर है, हमें ही सब कुछ आता है। वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है ना, थर्ड स्टेप में नॉर्मिंग स्टेप होता है, जहां पे उनको ये समझ में आता है कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो
ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए नहीं काम कर रहे हैं। डेफिनेटली पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, पर्सनल गोल्स भी अचीव होते हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन यहाँ पे होता है कि वो एक दूसरे के साथ में मिल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है नॉर्मिंग, वो आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जो है आपके सामने वो लिखा हुआ है, विच सोर्स ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स नॉलेज, स्पेशल स्किल्स, एबिलिटीज और प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। और अगर हिंदी में बात करें तो शक्ति का कौन सा स्रोत व्यक्ति के ज्ञान, विशेष कौशल, क्षमताओं या पूर्व के अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है एक्सपर्ट पावर, यानी कि विशेषज्ञ शक्ति। अब इसका मतलब क्या है, वो कौन सा पावर होता है जब जो इंडिविजुअल होता है या जो भी पर्सन होता है उसका जो नॉलेज होता है, जो उसका स्पेशल स्किल्स होता है और जो उसका एबिलिटी होता है और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है ना, यहाँ पे वो सारी ही चीज जो होती है ना वो काम में आता है। तो वो कौन सा पावर होता है, वो एक्सपर्ट पावर होता है। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हम जाएंगे और इसके बारे में हमारे किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे। हम एक्सपर्ट की एडवाइस क्यों लेते हैं स्टूडेंट्स, हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में क्या है, नॉलेज है उस फील्ड की, बहुत ज्यादा उस एक्सपीरियंस है उस फील्ड के बारे में, उसके बारे में स्पेशल स्किल्स है, एबिलिटीज है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, अनुभव है उस फील्ड का। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं। तो इसी कारण से सिंपल भाषा में समझिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, एक्सपर्ट पावर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो लिखा हुआ है, एन अप्रोप्रिएट मैनेजरियल बिहेवियर इन एन गिवन सिचुएशन दैट डिपेंड्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि किसी दी गई स्थिति में उचित प्रबंधकीय व्यवहार जो कई तरह के तत्वों पर निर्भर होता है, निम्न कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव, यानी आकस्मिक परिप्रेक्ष्य। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान के चलिए, देखिए हमेशा जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमेशा सेम ही सिचुएशन नहीं चल रही होती है। कभी कभी क्या होगा ना, आपका सिचुएशन चेंज भी होगा। हो सकता है कि कोई बहुत ही अर्जेंट कोई टास्क आ गया, या मान के चलिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट क्या करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट अप्रोच का यूज करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट डिसीजंस आपको वहां पे लेने पड़ेंगे। यूजुअली जिस तरीके से आप सोचते हैं उस तरीके से हटके आपको कुछ एक नया अप्रोच लगाना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से चीजों को सोचना पड़ेगा उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव होता है, कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब ही क्या होता है, जो चीज एकदम से हो गई। तो यहाँ पे कौन सा पर्सपेक्टिव काम में आता है, कंटीजेंसी, यानी कि मैनेजर को एकदम आउट ऑफ द लीग, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा किसी ऐसी सिचुएशन में जो उसने हो सकता है पहले कभी नहीं सोचा होगा, ना उसने कभी ऐसा काम किया होगा। लेकिन हो सकता है कभी कभी, क्या मतलब बहुत बार ऐसा आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सिचुएशंस में सोचना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा दिमाग कि यार इसमें ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए हैंडलेबल हो जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू प्रमोट डैश इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संस्था में डैश को बढ़ावा देने हेतु नियोजन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग जो प्रोसेस होती है, आपको पता है जब भी हम मैनेजमेंट, हमने जब भी पढ़ाई करी है, मैनेजमेंट का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, स्टेप बोलना चाहिए, वो प्लानिंग का होता है। तो मैनेजमेंट को क्यों यूज किया, प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसे क्या, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, क्या बढ़ाने के लिए उसको यूज किया जाता है, तो उसे इनोवेशन, किसको बढ़ाने के लिए, इनोवेशन। आप देखो हमेशा जितने भी हमारे बड़ा बड़ा कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, हमेशा अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशंस लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज लेकर आते हैं, ठीक है। आईफोन, एप्पल का जो कंपनी है, तो आईफोन का जो मॉडल 11 है, अभी तक मॉडल 11 तक ही सीमित नहीं है एप्पल का कंपनी। उन्होंने आईफोन 12 किया, 13 किया, 14 किया। तो ये क्या है, वो इनोवेशन कर रहा है। ऐसे ही सेम सैमसंग की कंपनी देख लो आप, सैमसंग की कंपनी ने अपने कितने डिफरेंट वेराइटी ऑफ मोबाइल्स को लॉन्च किया हुआ है। वो लोग क्या कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। तो ये प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है उसको किस चीज के प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है, इनोवेशन, नया नया दिमाग लगाया जाता है, प्लानिंग किया जाता है कि अभी और क्या नया लेके आए जिससे हमारा जो प्रोडक्ट हो वो एग्जिस्टिंग मार्केट से डिफरेंटली स्टैंड आउट करे और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो पसंद आए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो इनोवेशन आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट रिटन डाउन और रेयरली वर्बलाइज्ड एंड द प्लानिंग इज जनरल एंड लैक्स कंटिन्यूटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लानिंग इज यूज्ड। यानी कि जब उद्देश्य लिखित नहीं होते या विरले ही मौखिक रूप से व्यक्त किए जाते हैं और नियोजन में अस्पष्टता और निरंतरता की कमी होती है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के नियोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका बहुत सिंपल सा आप एक एग्जाम्पल समझ के देखिए। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको, आप जब अपॉइंट होते हो, ठीक है, तो आपको ऑफर लेटर मिलता है, वहां पे आपका जितना भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके क्या गोल रहेगा कंपनी के प्रति, ये सारा चीजें आपको लिख के दिया जाता है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा सारी चीजें एकदम रिटन फॉर्मेट में होती है। लेकिन वो ऐसा कौन सा प्लानिंग होता है, या फिर जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हो ना, तो उसका भी पूरा ब्रीफिंग आता है आपको रिटन में कि हमको इसमें ये सारी चीजें हैं जो करना रहता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसी कौन सी प्लानिंग होती है जहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता है, सिर्फ हमने कभी बात ऐसे मुंह से बोल के प्लानिंग कर लिया, या फिर कॉन्टिन्यूटी नहीं होती इस टाइप के प्लानिंग में, तो ये होता है इनफॉर्मल प्लानिंग, यानी कि अनौपचारिक नियोजन। ठीक है, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कह सकते हैं कि मान के चलिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पे आपके बहुत सारे कोवर्कर्स होंगे। ठीक है, अब मान के चलिए किसी कोवर्कर का शादी है। ठीक है, अब कोवर्कर की शादी के लिए जब आपको कुछ उसको गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट देने के लिए आप क्या करोगे कि कुछ ऐसा प्लानिंग टाइप करोगे कि क्या गिफ्ट देना है, तो आप उसके लिए कुछ रिटन डॉक्यूमेंट थोड़ी ना लगोगे, हाँ हम रिटन में लिख के दे रहे हैं कि हम ये गिफ्ट लेने वाले हैं। ठीक है, या फिर मान के चलिए आपको कुछ ऐसे हैंग आउट करने जाना है दोस्तों के साथ में। ठीक है, आप 5-6 लोगों का ग्रुप है, आप लोगों ने प्लान बनाया कि चलो अपन चलते हैं ऑफिस के बाद में आज यहाँ पे मूवी देखने के लिए चलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक इनफॉर्मल प्लानिंग होगी जहाँ पे आपको किसी भी लिखित तरीके का, लिखित चीज का जरूरत नहीं होता है, और ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता है ना। अब आप मूवी देखने रोज तो नहीं जाओगे, आप तो कभी कभी मूवी देखने जाओगे। वैसे कोवर्कर का शादी डेली तो नहीं होगा ना, कोवर्कर का शादी कभी कभी होगा। तो ये सारा ही किस चीज के अंडर फॉल करता है, इनफॉर्मल प्लानिंग के अंडर फॉल करता है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक का जो क्वेश्चन हमने समझा है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन कैन, कर्मचारी मान्यता। ठीक है, अब रिकॉग्निशन क्या होता है, देखो एम्प्लॉय हो गया कि जो भी पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जब वो बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है, किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसके एफर्ट्स, उसके काम को दूसरों के सामने क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, उसको प्रेज करना। ठीक है, मतलब उसकी तारीफ करना, उसने जो भी काम किया है उसको सबके सामने बताना कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे काम को किया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा, मतलब कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में से क्या हो सकता है, तो बी ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन क्या होता है, एक एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। अब मान के चलिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलो आपको 6 महीने हो गए वहां पे काम करते करते, आपने देखा यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं हो रहा, ना मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है, ना ही जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, ना आपको कोई इंसेंटिव मिल रहा, ना आपका बॉस आके कभी आपकी तारीफ कर रहा, ना ही आपकी जो मंथली मीटिंग हो रही है या कोई सी भी मीटिंग हो रही है आपके मैनेजर्स के साथ में, वहां पे आपका नाम ले रहा, तो आप क्या होगी ना, डिमोटिवेट होगी। ठीक है, लेकिन अगर वही उल्टा क्या होगा ना, कि जैसे मान के चलो बहुत सारा अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ में आपके जो बॉस है वो आपको प्रेज कर रहे हैं टाइम टू टाइम, आपकी जो भी मीटिंग्स हो रही है वहां पे आपकी तारीफ हो रही है, आपने जो हार्ड वर्क पुट किया है, जो एफर्ट्स आपने किए हैं, वो सारी चीजों को वहां पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो एक एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, क्योंकि उसको एक मन में सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ यार मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा काम लोगों को दिख भी रहा है और मेरी तारीफ भी हो रही है मेरे कंपनी में, तो उसको क्या लगता है ना, एक मेंटल पीस भी होता है, एक सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन क्या हो सकता है स्टूडेंट, एक बहुत ही बड़ा एक मोटिवेटर हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है एक पर्सन के लिए अपने काम को आगे प्रॉपरली करते रहने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट पूछा गया वैलेंस क्या होता है। ठीक है, तो वैलेंस का सिंपल और सादा सा मतलब होता है द वैल्यू और इम्पोर्टेंस एट इंडिविजुअल प्लेसेस ऑन अ रिवार्ड, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा पारितोषिक रिवार्ड पर लगाया जाने वाला मूल्य या महत्व। मतलब देखो सिंपल सा जो अभी मैंने आपको ऊपर जो एक चीज समझाया था ना, ये बिल्कुल वही है कि
एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, जो इम्पोर्टेंस मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलेगा, इम्पोर्टेंस मिलेगा, या फिर आपका जो तारीफ किया जाएगा। अब रिवॉर्ड सॉरी, रिवॉर्ड जो होगा ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है स्टूडेंट्स। हो सकता है कि मीटिंग में आपको कुछ परफॉर्मर टाइप का अवार्ड दे दिया जाए, या आपके लिए हो सकता है एक रिवॉर्ड का फॉर्मेट हो सकता है कि आपको कोई वाउचर दे दिया जाए, हो सकता है आपके मैनेजर ने बोला कि ठीक है आपका रिवॉर्ड ये है कि आप नेक्स्ट वीक आराम से छुट्टी ले लो, ठीक है, आप कहीं घूम के आओ। तो दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स या फिर रिवॉर्ड्स होते हैं। तो वैलेंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, रिवॉर्ड से रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के चैनलों की पहचान कीजिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से चैनल्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट का मतलब हो गया कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने सामान बनाया और मैंने डायरेक्टली जो सामान था वो कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैंने डायरेक्टली कंज्यूमर तक, मैंने सामान बनाया और डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होता है कि जब मैं कंज्यूमर के पास तो नहीं गई, मैं गई होलसेलर के पास में, मैं गई रिटेलर के पास में, मेरे से कांटेक्ट किया कि किसने किया, होलसेलर और रिटेलर ने किया, या मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वाइस वर्सा, और मेरा सामान इनडायरेक्टली कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहा है, रिटेलर और होलसेलर के द्वारा जब जा रहा है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको दोनों ही चीजों को कंसिडर करके चलना है। मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स कि आपका जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो हमेशा ही डायरेक्टली होलसेलर और रिटेलर के थ्रू जा रहा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बड़े बड़े लेवल पे जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो डेफिनेटली बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं बीच में, लेकिन आपको हर चीज को अपने दिमाग में लेके चलना है, हर तरीके का प्रोसेस को आपको दिमाग में लेके चलना है। तो सबसे बेस्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जब आपको कंज्यूमर को आपने डायरेक्टली भी सामान दिया हो, इनडायरेक्टली जब आपने होलसेलर और रिटेलर के थ्रू दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट बोला है कॉन्फ्लिक्ट इज डिसफंक्शनल व्हेन इट, मतलब कि संघर्ष तब निष्क्रिय होता है जब वह, ठीक है। अब सिंपल सा है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि जब आनातानी हो जाए, तनाव हो जाए, किसी ग्रुप में आप काम कर रहे हो, जब तनाव हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये सारी चीजें का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। तो ये क्या मतलब, इससे क्या होता है, रिड्यूसेस ग्रुप कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि समूह सामंजस्य कम करता है। अब इसका मतलब बहुत सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने किसी भी ग्रुप में कोई क्या हो जाए, तनाव हो जाए, ठीक है, आपके ऑफिस में कोई आप ग्रुप में काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं, और उस ओपिनियन से क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं लोगों के बीच में। ए पर्सन बोल रहा है दिस इज राइट, बी पर्सन बोल रहा है दिस इज राइट, सी पर्सन बोल रहा है दिस इज राइट, डी पर्सन इज बोल रहा है बी एंड सी इज राइट, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो उस चीज में क्या होता है ना कि आपका जो गोल होता है वो अचीव नहीं हो पाता है, और आपका जो मतलब पहला तो ये होगा कि आपका जो गोल होगा वो अचीव नहीं होगा, साथ के साथ में आपका जो एक ग्रुप लेवल पे जो एफर्ट्स होता है ना वो भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जो ग्रुप वाला जो चीज होता है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा वो, और एक धीरे धीरे वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हो जाएगा, ना कि वो ग्रुप एफर्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट फॉर द अजम्पशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय बिजनेस, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा के लिए एक तर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी आप कभी भी बिजनेस करना आप शुरू करोगे ना, तो आपका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, यानी कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं आपके कुछ, और उसमें देखो सबसे पहला आपका क्या होता है, कॉस्ट, मतलब कि कितना जो पैसा है वो आपके बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आएगा, बिकॉज आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो होगा वो पैसे लिया होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे वो इकोनॉमी का ही जो पैसा है जो आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपके बिजनेस में लगाया हुआ है। नेक्स्ट हो गया एथिकल ऑब्लिगेशन। अब बेसिकली एथिकल का मतलब सिंपल सा आप मान के चलिए कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई भी आपका बिजनेस है, वो क्या होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, नहीं कोई गैर कानूनी वगैरह कोई चीज नहीं होना चाहिए।
एक ऐसा काम होना चाहिए जो हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो उनको हमेशा बेनिफिट करे, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो उनके बेनिफिट का ना हो। तो बिजनेस तभी तो आपका सरवाइव करेगा ना जब वो आपके सोसाइटी में जिसको आप केटर करने वाले हो उनके वो हित के लिए हो, एथिकल हो वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया लॉन्ग रन प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन प्रॉफिट्स अब डेफिनेटली जो भी बिजनेस होगा उसको मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है वो इनके हित में होते हैं, लेकिन जो एक है स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट यानी कि शेयर धारकों के हित, ये क्या होते हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, एक सिचुएशन है that two people see the same thing at same time yet interpret it differently. Where do the factors that operate to shape their dissimilar perceptions resides? यानी कि कोई दो लोग हैं जो एक ही चीज को एक ही समय पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनका ओपिनियन निकल के आ रहा है, जो विवेचना निकल के आ रहा है, या फिर जो वो सोच रहे हैं उस चीज के बारे में वो डिफरेंट डिफरेंट सोच रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा क्यों है, मतलब ये वाला चीज क्यों है, क्योंकि इधर पे मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है द परसीवर यानी कि विचार करने वालों में। अब इसका देखिए सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। एक बहुत ही एक एग्जांपल है कि एक ऐसा ग्लास है, ठीक है। एक ग्लास में ऐसा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ए बंदा है, एक बी बंदा है, ठीक है। ए बंदे को जो मैंने आधा भरा हुआ जो ग्लास है वो मैंने जब उसे दिखाया, ठीक है, उसको मैंने पूछा कि ये ग्लास को देख के तुम्हें क्या समझ आ रहा है, ठीक है, उस ग्लास को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। तो उसने बोला कि ये जो ग्लास है वो क्या है, आधा फिल्ड है, मतलब कि आधा भरा हुआ है वाला ग्लास, ठीक है। उसने ये बोला, ठीक है। मैंने सेम चीज जो है वो बी को भी दिखाई, तो बी ने बोला कि ये जो ग्लास है वो आधा खाली है, ठीक है। वो ग्लास कैसा है, आधा खाली है। अब मान के चलो, देखो ग्लास तो एक ही था, पर्सन दो थे, लेकिन दोनों ने ही जो परसेप्शन लगाया उस चीज को कैसा लगाया, डिफरेंट लगाया। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही डिफरेंट पर्सन है, उन दोनों का थॉट ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, वो दोनों अलग तरीके से सोचते हैं। तो जो परसीवर यानी कि जो परसीवर होता है, जो विचार करने वाला पर्सन होता है वो डिफरेंट होता है। इस कारण से हमेशा कभी भी कोई भी सिचुएशन हो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वहां पे जितने लोग हैं वो सेम ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे उस सिचुएशन में। जैसे कि ए और बी ने सेम रिस्पॉन्ड नहीं किया, ए ने बोला क्या कि आधा भरा है, बी ने बोला आधा खाली है। तो क्या हो गया कि चीज तो एक थी, सिचुएशन तो एक थी, लेकिन दोनों ने क्या किया, दोनों ने उसको रिस्पॉन्ड डिफरेंटली की, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, द परसीवर, विचार करने वाले होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट हो गया कैफे कॉफी डे इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। कैफे डे जो है वो किस चीज का एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंचाइजिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंड में हो गया है कि जैसे कि MBA चाय वाला है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स है, पिज्जा हट है, डोमिनोज है, इन सब का जो आउटलेट होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि जो पिज्जा हट जिसने बनाया होगा वही उसी ने सभी जगह पे ऐसे खोल के रखा हुआ है, कई जगह पे खोल के भी रखा होगा, लेकिन इज इट पॉसिबल कि हर ही जगह पे ओपन करके रखा होगा। तो बेसिकली फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जब कोई एक पर्सन होता है, कोई एक ओनर होता है किसी ब्रांड का, उसने अपना क्या कर दिया, उसने अपना जो ब्रांड मतलब जो वो है एक फ्रेंचाइजी फीस है वो एक पर्सन से चार्ज किया, उन्होंने जो अपना नेम है वो उस पर्सन को दिया कि ठीक है आप मान के चलो मैकडोनल्ड का आप ओपन करो फ्रेंचाइजी, मुझे फ्रेंचाइजी फीस दो, और अब मैकडोनल्ड में जो आप पूरा जिस तरीके भी से भी चीजें वगैरह लग रहेंगी आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करो और मैकडोनल्ड में आप बर्गर्स वगैरह को बेचो, ठीक है। तो वो क्या हो गया फ्रेंचाइजी, यानी कि ओनर कोई और है, उसने क्या किया एक फ्रेंचाइजी फीस जो है वो मैकडोनल्ड के ओनर को पे किया है, एंड अब वो मैकडोनल्ड में जो बर्गर्स वगैरह है वो सेल कर रहे हैं आउटसाइड वाले लोगों को। तो ये क्या होता है, फ्रेंचाइजी वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक। निम्नलिखित में से संघर्ष उत्तेजना तकनीक कौन सी है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर, बाहरी लोगों को अंदर लाना। तो यार देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे जो है
आ सकता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, लेकिन अपने को एक टेक्निक, एक स्टिमुलेशन टेक्निक पूछा गया था यहाँ पे, और जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये वाला जो एक पार्ट है ये वहां पे रिटन डाउन मिलेगा, ब्रिंगिंग इन इट्स ऑर्डर। जब आप किसी बाहर के व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हो तभी भी इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो अराइज होते हैं, बिकॉज लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो मैच नहीं होता है, लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप बाहर के किसी पर्सन को लेके आते हो तभी भी ये वाली चीजें अराइज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जब आप एक किसी ग्रुप में काम करते हो तो वहां पे क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली जब आप ग्रुप में काम करते हो ना तो क्या होने चाहिए, एफर्ट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट एफर्ट होते हैं, किसी इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से एफर्ट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम होता है। ग्रुप का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया इंटरडिपेंडेंट एफर्ट। नेक्स्ट है द रिसेंटली इमर्ज टाइप ऑफ मैनेजरल जॉब इज, हाल ही में उभरते हुए प्रबंधकीय कार्य का एक प्रकार है डैश। तो जो रिसेंटली इमर्ज टाइप का जो मैनेजरल जॉब है आजकल के टाइम पे वो कौन सा है, टीम लीडर है। क्या बोला जाता है उनको, टीम लीडर बोला जाता है। नेक्स्ट हो गया स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का बेसिक सिंपल सा मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं और वो कितना इफेक्टिवली उनसे काम करवा रहे हैं, तो वो क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, मतलब कि कितने सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर के अंडर में बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट हो गया वेल डिजाइंड गोल शुड बी, एक जो वेल डिजाइन, एक जो एक अच्छी तरीके का डिजाइन किया गया जो लक्ष्य होता है वो क्या होना चाहिए। तो रिटर्न इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स रादर देन एक्शंस, मतलब बेसिकली रिटर्न होना चाहिए किस बारे में, कि कैसे आउटकम होगा, क्या क्या उसका हमें परिणाम मिल रहा होगा, कार्यों के बजाय परिणामों के संदर्भों में लिखित, मतलब कि उससे हमें क्या परिणाम मिल रहा होगा, वो क्या होता है, एक वेल डिजाइन हमारा जो गोल होता है वो होता है। नेक्स्ट पूछा है when designing reward system for team it is best to encourage cooperative efforts rather than competitive ones। ठीक है, मैंने करेक्ट आंसर बोल ही दिया है साथ के साथ में। अब जब भी आप रिवॉर्ड, जब भी देखो टीम में जब भी आप काम करते हो ना तो हमेशा एक मैनेजर चाहता है कि कोऑपरेटिव एफर्ट्स हो, मतलब एक दूसरे के साथ में मिलके कोऑपरेट करके काम करना चाहिए, ना कि कॉम्पिटिटिव वाले नेचर से करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वाला नेचर क्या होता है कि अगर 3 लोग काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या होना, कंपटीशन करना, कि नहीं मैं तो ये तुमसे जल्दी बना दूंगा, नहीं मैं तो तुमसे ये जल्दी कर दूंगी, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। लेकिन एक मैनेजर हमेशा क्या चीज को इंकरेज करता है ग्रुप में, कोऑपरेटिव एफर्ट्स, एक दूसरे को क्या करना, प्रोत्साहित करना और एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव एफर्ट्स। ठीक है, A vertical flow of communication from lower level to one or more high level is dash communication। जब नीचे स्तर से लेके ऊपर वाले स्तर पे जब कम्युनिकेशन होता है तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए ये ए बंदा है, ये बिल्कुल जूनियर लेवल वाले पोजीशन पे कंपनी में काम कर रहा है, यहाँ पे उनके टीम लीडर है, यहाँ पे उनके मैनेजर है, एंड देन यहाँ पे जो मैनेजमेंट का व्यक्ति है वो है। तो अगर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से जाएगा ना, पहले ये बंदा अपने टीम लीडर को बताएगा, यानी टीएल को बताएगा, टीएल जो होगा वो मैनेजर को बताएगा, फिर जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट को बताएगा। तो इस तरीके से किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इनमें से किस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी व्यक्ति का प्रोडक्टिविटी बढ़वाने का, तो किसके अंदर होता है, मैनेजमेंट के अंदर होता है। ठीक है, मैनेजमेंट को हमेशा ये देखना चाहिए कि उनके कंपनी में जितना भी लोग काम कर रहे हैं क्या वे सभी उतनी ही प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे हैं जितना उनका पे स्केल है, जो उनका पोजीशन है, जो उनका लिखा हुआ है सारा चीजें, क्या वो उतनी ही प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा उन्हीं के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवा सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट के पास में वो पावर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया, मैनेजर्स टुडे रियलाइज दैट लॉन्ग टर्म सक्सेस कैन बी अचीव प्राइमरीली बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर। ठीक है, आजकल के जो मैनेजर है ना, उनको ये वाला चीज समझ में आ गया है कि जो मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है, मतलब कि एक जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर हमने अपना जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई कर दिया। डैश मीन्स कस्टमर डिमांडिंग क्विकर सर्विस, हायर क्वालिटी एंड मनी मोर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर पहले मैं बता देती हूँ, वैल्यू फॉर मनी है। अब वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, ठीक है, आपने अपने लिए कोई शॉपिंग किया, ठीक है, आपने कोई एक ड्रेस परचेज किया एक पर्टिकुलर ब्रांड से, ठीक है, आपने उसको खरीदा और आपको पहनने के बाद में वो कपड़ा कैसा लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा, आपको उसको पहन के बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सुंदर दिखे, आपको उसका क्लोथ मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट फील हुआ, एंड आपको जिस तरीके का ड्रेस फिट चाहिए था वो सारी चीजें आपको मिली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप दोबारा से क्या करोगे, आप दोबारा उसी ब्रांड पे जाओगे, आप फिर से उनसे ही परचेज करोगे। और एक सबसे बड़ा चीज क्या होता है, अगर आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, तो हमेशा क्या होगा कि वो हमेशा आपके पास में ही आएगा सामान खरीदने के लिए, यानी आपसे सर्विस लेने के लिए वो हमेशा आएगा, क्योंकि उसके लिए क्या हो गया, वो वैल्यू फॉर मनी हो गई। वो जो चीज है ना, वो चाहे सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो, वो उसके लिए क्या है, वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि उसने जितने भी पैसे पे करे हैं ना, वो उसके लिए बिल्कुल करेक्ट अमाउंट था उस सर्विस के लिए और उस गुड्स के लिए जो उसने पे किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, वैल्यू फॉर देयर। नेक्स्ट है, अ प्रोग्राम अ मैनेजर हु इज हेल्पिंग अ कस्टमर रिटर्न सम शू दे परचेज लास्ट वीक इज डीलिंग विद व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन। यानी कि कोई एक प्रबंधक था जिसने पिछले सप्ताह में जो कोई जूते खरीदा था किसी ने, उसको वो वापस करने में वो कर रहा है, क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो ये किस प्रकार के निर्णय से निपट रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोग्राम्ड डिसीजन, यानी कि क्रमादेशित निर्णय। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो दो चीजें होती है, या तो आप उसको रख लोगे या फिर उसको विद इन अ टाइम आप उसको शायद वापस कर दोगे ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। तो हर कंपनी में ये प्रोग्राम्ड एक चीज रहता ही है कि अगर कोई चीज गई है तो वो वापस भी आ सकती है। तो उसके लिए ऑलरेडी एक प्रोसेस सेट किया जा चुका होता है कि ठीक है, अगर किसी कस्टमर को ड्यू टू एनी रीजन अगर हमारा प्रोडक्ट अगर वापस करना पड़ा, तो उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने पूरा एक प्रोसेस सेट कर दिया है जो उनको क्रॉस चेक करना होता है आपसे सामान को वापस लेने से पहले। तो ये किस टाइप का डिसीजन है, प्रोग्राम डिसीजन है, यानी कि पहले से ही पूरा प्रोग्राम किया गया है, पहले से ही पूरा सोचा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश हैज अ कैपेसिटी टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर। वो क्षमता है जो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पावर, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि वो ऐसी कौन सी कैपेसिटी होती है जो दूसरों का जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, उसको मतलब इफेक्ट कर सकती है। तो वो क्या होती है, पावर होती है, शक्ति होती है, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि यार मेरा मतलब ऐसे बोलो कि मेरे बॉस हैं, ठीक है, मेरे बॉस के पास में पावर है, और मतलब कि मतलब दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो कि मेरे बॉस के पास में पावर है और वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो अगर वो आपको साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होंगे ड्यू टू एनी रीजन, तो वो आपका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए भी, क्योंकि आप हो सकता है आप स्ट्रेस आउट रहोगे तो आप अपना शायद गुस्सा है वो किसी और के ऊपर निकालोगे। आई एम जस्ट स्टेटिंग अ सिनेरियो हियर। एक ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप परेशान हो लेकिन आपके मैनेजर के पास में पावर है, उसने आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट असाइंड किया जिससे आप खुश हुए, और वो खुशी के बाद में आपका बिहेवियर जो हुआ वो चेंज हुआ, देन वो बिहेवियर जो दूसरों के लिए भी चेंज हुआ। तो इट्स अ साइकिल, ठीक है। तो वो पावर क्या होती है, वो एक ऐसा चीज होता है जो आपका बिहेवियर होता है वो इफेक्ट कर सकता है दूसरे लोगों के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस का इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं होता है। तो यार ये तो चीजें बहुत बार, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था मैनेजमेंट का, मैंने आपको वहां पे भी बताया था, मैनेजमेंट का जो फंक्शन रहता है वहां पे प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग होता है, लीडरशिप, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, ये सारा ही पार्ट होता है। लेकिन उसमें जो पार्ट नहीं होता है डेट इज वर्किंग, यानी कि कार्य प्रणाली। जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस रहता है उसमें कार्य प्रणाली जो होता है वो उसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए आपके साथ में वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।
तरीके से आपको समझ में आए हैं, तो अभी चैनल पे एमपी पटवारी का एक सीरीज चल रहा है जहां पे सर आपके साथ में जीके के कंप्यूटर के एमपी पटवारी 2023 में जो क्वेश्चन आए उसका पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने एलआर का पूरा डिस्कशन कर लिया है, क्वांट का डिस्कशन पूरा सर ने कर लिया है, साथ ही साथ में एक और जनरल मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो पीवाईपी का बना चुकी हूँ मैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और अगर एमपी पटवारी के या फिर किसी भी एमपी के एग्जाम में अगर अपियर होने वाले हो तो वीडियोस को जाके देखो, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है क्वेश्चंस का। और जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स हमने इंटरप्रेट करे थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में, उधर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लाइक ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमने आपको एनालिसिस बताया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में वहां पे हमारे को डाल सकते हैं वो डाउट्स को। ऑल्सो आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट क्या कंटेंट आपको चाहिए, किस टॉपिक में आपको परेशानी आ रही है, वो टॉपिक भी आप मेंशन कर दीजिए, तो विल ट्राई कि हम आपके लिए वो वाला वीडियो हम आपके साथ में बनाएंगे, हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलती हूँ आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।